Each of these big four is hiring 100,000 people in India, 120,000 people. Now we are trying to create our own big four. The Indian government believes it's time to stop depending on foreign firms to audit the public sector. In terms of the government setting the groundwork for having its own big domestic audit firms. Before an Indian name features among the top accounting, audit and consultancy firms in the world. दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंसल्टेंसी और ऑडिट फर्म्स कौन सी हैं, तो जवाब सिंपल है, EY, डेलॉयट, KPMG एंड PwC। ये हैं वो फेमस 4 कंपनीज जो दुनिया भर की बिगेस्ट कंपनीज को ऑडिट करती हैं, उनको एडवाइस देती हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं। इनको हम बिग 4 बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि इंडिया में इतने टैलेंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इतने ब्रिलियंट कंसल्टेंट्स हैं, तो हमारी अपनी खुद की इंडियन बिग 4 क्यों नहीं है? हम दुनिया को प्रोफेशनल्स तो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी अपनी ग्लोबल फर्म्स क्यों नहीं हैं? एंड गेस व्हाट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान दिया है और इस डायरेक्शन में काम करना शुरू भी किया है। इंडिया की अपनी कंसल्टेंसी जायंट्स बन सकें, तो हम आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया क्यों अपना बिग 4 नहीं बना पा रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आइए समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत, आई एम अविराज। सबसे पहले ये समझो कि बिग 4 4 बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं, EY, डेलॉयट, KPMG और PwC। कॉर्पोरेट दुनिया में इनकी बहुत ज़्यादा पावर और रेपुटेशन है। अब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि एग्जैक्टली ये कंपनीज करती क्या हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑडिट करना, यानी बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना कि सब सही है या नहीं, कोई गलती या गड़बड़ तो नहीं है। ऑडिट करने के अलावा ये कंपनीज कंसल्टिंग भी करती हैं, मतलब बिजनेसेस को हर तरह से एडवाइस देती हैं। स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव करनी है जिससे बिजनेस में हेल्प हो, रिस्क कैसे कम करना है, टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, सस्टेनेबिलिटी पर कैसे काम करना है, हर चीज़ में ये एक्सपर्ट मानी जाती हैं। तो सिंपली बिग 4 वो कंपनीज हैं जिन पर दुनिया ट्रस्ट करती है अपने फाइनेंस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और बिजनेस डिसीजंस को चेक और इम्प्रूव करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। मार्च 2025 तक जो निफ्टी 500 कंपनीज हैं, मतलब इंडिया की टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज, उनमें से जो 486 कंपनीज का डेटा अवेलेबल है, क्या आपको पता है उन 486 में से 326 कंपनीज का ऑडिट कौन कर रहा है? बिग 4 और उनके एफिलिएट उनका ऑडिट कर रहे हैं। 326 कंपनीज मतलब ऑलमोस्ट 2/3 कंपनीज। ये एक मैसिव डोमिनेंस है। और रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में अकेले इंडिया में इन्होंने लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है। दिस इज क्रेजी। तो क्लियरली ये कंपनीज इंडिया में बहुत पावरफुल प्रेजेंस रखती हैं। हर मेजर कॉर्पोरेट डील में, हर बिग IPO में, हर इम्पॉर्टेंट ऑडिट असाइनमेंट में इन्हीं कंपनीज का नाम आता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली ऑडिट और कंसल्टेंसी का मार्केट $240 बिलियन का है और इसमें बिग 4 का ऑलमोस्ट आधा शेयर है। तो जब हम इतना बड़ा मार्केट देखते हैं और इतना डोमिनेंस है, तो नेचुरली एक सवाल आता है, इंडिया के पास इतना अच्छा टैलेंट है लेकिन फिर भी हमारे पास अपनी फर्म्स क्यों नहीं है जो ग्लोबली compete कर सकें? देखिए 2017 में PM मोदी ने ये बात कही थी कि इंडिया को अपने खुद के कंसल्टेंसी जायंट्स बनाने चाहिए, लेकिन सरकार ने इनको बनाने के लिए कुछ खास काम नहीं किया। दुनिया की टॉप 8 कंसल्टेंसी फर्म्स में कम से कम 4 इंडियन फर्म्स होनी चाहिए। ये एक बहुत एम्बिशियस विजन है, मैं जानता हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। मेंबरशिप के टर्म्स में लाखों क्वालिफाइड CAs हैं हमारे पास, फिर कंपनी सेक्रेटरीज हैं, लॉयर्स हैं, एक्चुअरीज हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं जिनकी दुनिया भर में डिमांड है। तो इससे एक बात साफ पता चलती है कि टैलेंट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है और कैपेबिलिटी भी है,
लेकिन दोस्तों आप सोच कर देखिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बिग फोर नहीं बना पा रहे हैं। अगर मैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स की बात करूं जिसे एक्सपर्ट्स ने भी हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो है रेगुलेशंस की, पॉलिसीज़ की प्रॉब्लम्स और सिस्टम की प्रॉब्लम्स। इसीलिए गवर्नमेंट काम कर रही है इस डायरेक्शन में। अभी कुछ दिन पहले पीएम ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के टॉप ऑफिशियल्स थे और डिस्कशन ये हुआ कि कैसे इंडियन फर्म्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाया जाए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब समझ आ गया है कि इंडिया को अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है तो हमें अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स ग्लोबली स्ट्रॉन्ग बनानी होंगी। लेकिन ये करने के लिए सबसे पहले सरकार को रेगुलेशंस ठीक करने होंगे। इंडिया में एक फर्म मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज नहीं दे सकती, मतलब एक ही फर्म के अंदर सीए, सीएस, लॉयर ये सब एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिग फोर को देखेंगे तो ये समझेंगे कि वो किस तरह से इंटरनेशनली काम करती हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये एक सिंगल फर्म के थ्रू ऑडिट भी करती हैं, लीगल एडवाइस भी देती हैं, टैक्स कंसल्टिंग भी करती हैं और स्ट्रैटेजी भी बनाती हैं। तो ये सब क्लाइंट के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन इंडिया में सीन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अगर आप एक सीए हैं तो आपको ऑडिट और अकाउंटिंग तक ही लिमिटेड रहना पड़ेगा। अगर आपको किसी फर्म को लीगल एडवाइस देनी है तो अलग लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉस ये जो फ्रैगमेंटेड अप्रोच है ये क्लाइंट्स के लिए ठीक नहीं है और फर्म्स की ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है। अब दूसरी बात है एडवर्टाइजिंग की। इंडियन रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं प्रोफेशनल फर्म्स के एडवर्टाइजिंग के बारे में। यहाँ पर आप ओपनली अपनी सर्विसेज मार्केट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बिग फोर हैं ये तो दुनिया भर में अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती रहती हैं। ये कॉन्फ्रेंसेज स्पॉन्सर करते हैं, थॉट लीडरशिप कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में इंडियन फर्म्स को प्रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। बहुत बार तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज खुद बिग फोर को ही हायर करते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये लोग खुद इंडियन फर्म्स पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद करंट रेगुलेशन के अंडर इंडियन फर्म्स के लिए क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप्स बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस बनाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आती है स्केल की। बड़े असाइनमेंट्स हैंडल करने के लिए एक अच्छी और बड़ी टीम चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। लेकिन छोटी फर्म्स के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उनकी अपनी एक कैपिटल लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ये मिलकर के एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं जहाँ इंडियन फर्म्स लोकल लेवल पर तो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन ग्लोबली कम्पीट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये ग्लोबल मार्केट एक्चुअली कितना बड़ा है और इंडिया की पोजीशन यहाँ पर क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 2025 में ग्लोबल ऑडिट एंड कंसल्टेंसी का मार्केट साइज $240 बिलियन का है और ये मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे कंपनीज कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, रेगुलेशंस इजी होते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन प्रोफेशनल्स तो बहुत हैं ग्लोबली। बिग फोर फर्म्स में ही हज़ारों इंडियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एमएनसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में इंडियन सीएस हैं, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स पे इंडियन कंसल्टेंट्स हैं। ऑन द अदर साइड इंडियन आईटी कंपनीज ने तो ऑलरेडी ये प्रूफ भी करके दिखाया है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सब इंडियन आईटी कंपनीज हैं और ये ग्लोबली कम्पीट भी कर रही हैं। तो जब आईटी कंपनीज ऐसा कर सकती हैं तो कंसल्टेंसी और ऑडिट में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो फाइनली गवर्नमेंट कुछ सही स्टेप्स ले रही है। सितंबर की पीएमओ मीटिंग में जो डिस्कशंस हुए उनमें से कुछ मेजर प्रपोजल्स भी आए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल है मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स अलाउ करना, मतलब एक ही फर्म के अंदर सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स और एक्चुअरीज सब काम कर सकें, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंडर इंटीग्रेट हो सकें। ICAI ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क भी प्रपोज किया है जो क्रॉस बॉर्डर टाइप्स और जॉइंट वेंचर्स को ईजियर बनाएगा, मतलब इंडियन फर्म्स फॉरेन फर्म्स के साथ पार्टनरशिप्स कर पाएंगी, टेक्नोलॉजी शेयर कर पाएंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख पाएंगी। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज भी रिफॉर्म करना है, मतलब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कंसल्टेंट्स हायर करें तो इंडियन फर्म्स को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, उनको भी कम्पीट करने का एक फेयर चांस मिलना चाहिए। कैपिटल एक्सेस को ईजियर बनाना चाहिए ताकि फर्म्स अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों ये सब चेंजेस अगर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो इंडियन फर्म्स के लिए रास्ता खुल जाएगा और ये रास्ता बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकता है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना भी इनिशियली यही प्रॉब्लम फेस कर रहा था। यहाँ भी बिग फोर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन चाइना ने एक्टिवली अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को पुश किया, सपोर्ट किया।
उनके लिए रेगुलेशंस चेंज किए, तो आज को चाइना की कुछ ऑडिट और कंसल्टेंसी फर्म्स काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी ये लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी मार्केट में यानी कि चाइना में इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। साउथ कोरिया ने भी सेम किया, उन्होंने भी अपनी फर्म्स डेवलप की। जापान में भी डोमेस्टिक फर्म्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए और भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर अभी देखो बहुत बड़ी है, मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है और हमारे पास अच्छे लोग हैं, अच्छा टैलेंट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की केस स्टडी अबाउट इंडियाज बिग 4 ड्रीम। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ रेगुलेशंस का ही केवल गेम नहीं है। एट द एंड इंडियन फर्म्स को भी क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। तो दोस्तों इंडिया में अपनी खुद की बिग 4 डेवलप करना बिल्कुल पॉसिबल है और ये हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा और क्या इंडियन फर्म्स ग्लोबली कम्पीट कर पाएंगी? कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।